यार ये टॉपिक ना ये आप लोग के मतलब दिल को टच करेगा खासकर, और कहीं ना कहीं समाज को एक चेंज करने का भी काम करेगा। अभी हिमाचल प्रदेश ने ये मुहिम की है यहाँ पर, जो कि सैल्यूट करने वाली है। और उन्होंने यहाँ पर इसको पास किया 27 अगस्त 2024 में। एज है एक वुमेन की। हमारे देश के अंदर में क्या है, हमारे देश के अंदर में 18 साल है एक लड़की की एज, और 21 साल है एक लड़के की एज। आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज फील की होगी। यूपीएससी की एज जो है वो 21 साल से आप लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज है उसको बोले कि ग्रोथ जो है जॉब में कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, पर लेकिन इसके ऊपर में और काम करना जरूरी है। यार ये टॉपिक ना ये आप लोग के मतलब दिल को टच करेगा खासकर, और कहीं ना कहीं समाज को एक चेंज करने का भी काम करेगा। अभी हिमाचल प्रदेश ने ये मुहिम की है यहाँ पर, जो कि सैल्यूट करने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश हमारे देश के अंदर में एक राज्य है, हिमालयन रीजन में आप लोग बोल सकते हैं। कौन कौन से स्टेट इसकी बाउंड्री को टच करते हैं, आप लोग बस ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी मैं बताता हूं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर अभी प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल लेकर आए गए 2024 का। और उन्होंने यहाँ पर इसको पास किया 27 अगस्त 2024 में, हिमाचल प्रदेश की असेंबली ने। इनका मुद्दा मानना यह है कि जो मिनिमम जो आज के टाइम मैरिज की एज है एक वुमेन की, हमारे देश के अंदर में क्या है, हमारे देश के अंदर में 18 साल है एक लड़की की एज, और 21 साल है एक लड़के की एज। आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों ने एक चीज फील की होगी। यूपीएससी की एज जो है वो 21 साल से आप लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। और नॉर्मली 99% बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि 20 और 21 साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो सोच के देखो, अगर किसी लड़के की एज जो है वो 18 साल हम लोगों ने रख दी है, तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहे हैं कि भाई तू आगे पढ़ मत। इस बच्ची को, इस गुड़िया को हम लोग आगे पढ़ने से ही रोक दे रहे हैं, इसकी ग्रेजुएशन ही हम लोग कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। तो ये घटिया हरकतें ऑलरेडी हमारे समाज के अंदर में, एक पेट्रियारिकल समाज यानी कि पुरुष प्रधान देश के अंदर में देखने को मिलती है। तो अब जाकर हमारे देश के अंदर में इस चीज को समझा गया है कि भाई इसको चेंज करो। और अब जाकर 18 से लड़कियों की एज जो है वो शादी की 21 करने की बात की जा रही है। इसको लेकर अब यहाँ पर ये रहेगा कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर अब दोनों की एज जो है वो आप लोग को 21 देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली भी देखें, एक फीमेल जो है वो एक जगत जननी मानी जाती है, एक लड़की जो होती है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती है। तो उसकी वो बॉडी है, वो जितनी ज्यादा ग्रोन बॉडी रहेगी उतना ही ज्यादा एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। यानी कि माँ और बच्चा, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों अच्छे रहेंगे यहाँ पर लेकिन अगर कोई बच्ची है बेचारी, अभी कोई गुड़िया है, अभी 16 साल की कोई बच्ची है, उसकी शादी कर दी और वो प्रेग्नेंट हो गई यहाँ पर, मतलब दोनों की जान जो है वो खतरे में डल गई यहाँ पर। तो इसकी वजह से एक घटिया समाज के अंदर में ये चीजें नॉर्मली देखने को मिलती है कई बार, जो कि इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कानून होने के बावजूद भी ये घटिया हरकत आप लोगों को देखने को मिलती है। तो रीजन जो है वो अमेंडमेंट का यही दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं कि वुमेन का वेलफेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश ये काम करने वाला पहला स्टेट बन जा रहा है यहाँ पर, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट है। अच्छा, हमारे देश के अंदर में अभी जो एक नई पेंशन योजना सरकार के द्वारा लेकर आई गई थी, वो पेंशन स्कीम जो है, एक तो उसका नाम आप लोगों को बताना है, मैंने डिस्कस किया था ना, देखता हूँ किस किस को याद है। दूसरा ये बताना है कौन सा स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया था वो पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला। और वो स्टेट वो है जहां पर इलेक्शन की बात चल रही थी अभी। तो इससे आप लोग अंदाजा भी लगा पाएंगे। तो कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करने वाला अगर कोई फर्स्ट स्टेट बनता है तो उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर उस स्टेट से आप लोग एग्जाम भी दे रहे हैं स्टेट पीसीएस का, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैरिज एज को 18 से 21 करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है ये पहला राज्य इस कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उस स्कीम का नाम था, जो बेसिकली यूपीएस उसको मिला गया था, तो उसके बारे में याद रखना। महाराष्ट्र पहला राज्य बना था उसको इंप्लीमेंट करने वाला, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ठीक है। तो उसके बारे में ये चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्शन थे, उन्होंने इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है। अभी यहां पर इससे फायदे क्या है, सबसे बड़ा फायदा तो हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलेगा। सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उसके बारे में अगर बात करें, तो रिड्यूस अगर अर्ली, देखो आज की डेट में अगर अर्ली मैरिज आप लोग करते हैं तो मैंने अभी बताया जच्चा और बच्चा दोनों को दिक्कत देखने को मिलेगी। और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बात क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल पहले हेल्थ को रखा गया है और फिर उन्होंने एजुकेशन को रखा है। तो इसीलिए कहीं पर आप लोग को कुछ लिखना भी हो तो ये क्राइटेरिया आप लोग याद रखिएगा, पहले हेल्थ को आप लोगों को लिखना है, उसके बाद में एजुकेशन पर जाना है। क्योंकि अगर हेल्थ ही आप लोग का सही रहेगा तो एजुकेशन आप लोग आराम से कंप्लीट कर पाओगे। तो मैरिज के बाद में यहां पर बात करें तो अर्ली अगर मैरिज नहीं करोगे, बाद में करोगे, तो हेल्थ अच्छी रहेगी और फिर एजुकेशन आराम से होगी। तो यहां पर प्रेगनेंसी, जो अर्ली प्रेगनेंसीज है वो हम लोग कम कर पाएंगे। तो वुमेन की हेल्थ जो है वो इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है। और यहां पर जो डेफिनेशन है खासकर अमेंडमेंट किया जाएगा
एज एक तरीके से एज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं जेंडर, तो यहाँ पर चाइल्ड, अब यहाँ पर अंडर 21 एज यहाँ पर देखने को मिलेगी, ताकि एक कैटेगरी भी यहाँ पर चेंज की जा सके। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोग को क्या क्या काम करना है, देखो जब भी कोई ऐसा कानून बनाना होता है, हम लोग को कानून में चेंज करना होता है, और खासकर वो कॉन्फ्लिक्ट करता है यहाँ पर सेंटर के कानून के साथ में, तो यहाँ पर उसको लेकर बेसिकली जो गवर्नर साहब हैं वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस पर्टिकुलर मुद्दे को रोक लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी ये रहेगा, सेंटर का कानून है यहाँ पर प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज 2006 का। ठीक है, तो उस कानून के हिसाब से अगर यहाँ पर ये एज चेंज करेंगे तो उसके साथ में ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसको लेकर देखते हैं कैसे यहाँ पर ये प्रेसिडेंट तक चीजें पहुंचती है। और आर्टिकल 254 कॉन्स्टिट्यूशन का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्करेंट मुद्दे को लेकर, तो यहाँ पर ये खासकर इंक्लूडिंग मैरिज और डाइवोर्स को लेकर, तो आर्टिकल 254 भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। आर्टिकल 254 आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, आर्टिकल 254, ठीक है, तो रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में यहाँ पर ये, क्योंकि हमने बात की आप लोगों से जेंडर, जो खासकर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मैरिज के बारे में बात की जाती है, या फिर और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर अभी इसके बारे में बात कर ली, तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारे आर्टिकल नहीं याद करने, तो ये इक्का दुक्का आर्टिकल आप लोग जरूर याद रखिएगा। इंप्लीकेशन एंड द फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लीगल चैलेंज रहेगा कि समाज के अंदर में कैसे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तुमने तो कानून बना दिया, पर क्या समाज इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोग ये समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या समझेंगे, तो कल्चर, सोशल, और यहाँ पर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक तरीके से प्रैक्टिकली ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे जेंडर इक्वलिटी को सुधारेंगे, और इसको कैसे आप लोग ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पब्लिक को अवेयर करना भी जरूरी होगा। वो तो कहेंगे नहीं 18 साल की उम्र में ही हम लोग को शादी करनी है, 21 साल की उम्र में नहीं करेंगे, तो कैसे आप लोग यहाँ पर इसको कंट्रोल करोगे, तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग चीजें समझ सकते हैं, बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। आप लोग क्या लगता है कि 18 ही होनी चाहिए या फिर 21 होनी चाहिए, इसको लेकर आप लोगों के मन में क्या आइडिया है, आप लोग बताइए, आप लोगों की क्या राय है, या फिर कुछ और होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो पर्सनली बोलूं तो 24 होनी चाहिए मतलब 24 एक परफेक्ट एज है कि आप लोगों की ग्रेजुएशन भी होगी, ग्रेजुएशन हो गई मान लीजिए 21 साल की उम्र में, तो 3 साल एटलीस्ट मिल गए आप लोग को अपना करियर बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से 24 साल अगर हो जाए, 24 बेस्ट है अगर शादी के लिए रखी जाए तो। 24 साल की उम्र में एक बच्चे को अपना पढ़ भी लिया, 3 साल उसको प्रिपरेशन के मिल गए, जो कि एक अच्छा खासा टाइम होता है, और उस साल में फिर उसने अपना करियर भी बना लिया, और फिर शादी करो, एंजॉय करो, जिसको करनी है, नहीं करनी है तो अपना और देखो जब करना है आप लोगों को चीजें। तो ये बेस्ट रहेगा पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो। पर लेकिन वही है कि चलो पहले एटलीस्ट 2100 हो जाए, ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे आगे चलकर, जब 21 हो जाएगी तो आगे चलकर आप लोग जाकर बैठोगे पार्लियामेंट के अंदर में, आप लोग मिनिस्टर बनोगे, आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनोगे, प्रेसिडेंट बनोगे, कोई ना कोई तो वहां तक पहुंचेगा। आप लोगों को लगे तो आप लोग आगे चलकर इसको चेंज कर देना फिर, है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या चेंज होती है, पहले एक करो फिर आगे किसका लेंगे थोड़ी सी और ठीक है ना। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइए, पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा, तो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा सकता है। तो आर्टिकल भी याद रखना, स्टेट याद रखना, और जो बेसिक इसके अंदर में चीजें है वो मैंने आप लोगों को बताई दी। ठीक है, इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अभी मैंने आप लोगों से वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की थी, तो वर्ल्ड बैंक ने ये बताया कि हमारे देश के अंदर में क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है ग्रोथ की। यानी कि वर्ल्ड बैंक की जो ताई है उन्होंने अभी अपना जो है इंफॉर्मेशन दी कि हमारे देश के अंदर में ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये बड़ाई करने आ गए, मानी जब जॉब लग जाए तो हाँ भाई हमारा बच्चा जो है उसने वैसे निकाल दिया, सब जो सब बड़ाई करते हुए नजर आते हैं, वरना सब बुराई करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वर्ल्ड बैंक ने बड़ाई की हमारे देश की कि भाई ग्रोथ होने वाला है। ग्रोथ क्या तुम कर रहे हो भाई साहब, हमने किया है, तो यहाँ पर तुम बड़ाई करने आगे, वरना तुम सबसे ज्यादा नहीं नेगेटिव चीजें भी तुम बोलते हुए नजर आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो कंपेरेटिव फैक्टर के बारे में बात करें तो आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑलरेडी यहाँ पर बोल चुके हैं हमारी ग्रोथ के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो इनको लगा बढ़ा दूं मैं भी, पता चला अगर मेरी फोरकास्ट गलत होगी तो लोग ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो फैक्टर क्या है यहाँ पर ग्रोथ के, एक तो प्रीवियस ग्रोथ के साथ में आप लोग देखो हमारे देश की जो कंट्री जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है अच्छी, ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी दिक्कतें हैं पर फिर भी हमारे ऊपर में उसका नेगेटिव इंपैक्ट कम है। कहीं ना कहीं यूक्रेन की लड़ाई, इराक की लड़ाई, ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक जो सेक्टर है यहाँ पर उसमें इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर में ग्रोथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं आप लोगों को, हालांकि ये मानसून के ऊपर में डिपेंडेंट करता है। मीडियम टर्म आउटलुक अगर आप लोग देखोगे, एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 6.5 से लेके ये बेसिकली 6.7 तक का, तो स्टेबलाइज रेंज में चल रही है कमिंग ईयर्स में, आने वाले टाइम में भी। एम्प्लॉयमेंट का जो चैलेंज है उसको बोले कि ग्रोथ जो है जॉब में कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, पर लेकिन इसके ऊपर में और काम करना जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम भी निकल कर आएगी। अच्छा, मैं अभी एक मूवी देख रहा था, आप लोगों ने महर्षि मूवी देखी है,
ये साउथ इंडिया की बड़ी प्यारी मूवी मुझे लगती है पर्सनली। इस मूवी को अगर आप लोग ध्यान से समझोगे, उसमें ये दिखाया गया कि कल को चलकर अगर हर एक इंसान जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करना बंद कर देगा, तो फूड कहाँ से आएगा यार? मुझे ये बता दो आप लोग एक बार। खाना कहाँ से आएगा हमारी थालियों के अंदर में? हम लोग जिस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं, तो ये समझने वाली बात है जो हम लोग को समझनी पड़ेगी। हम लोग सब चीजों पर फोकस करते हैं, पर लेकिन एग्रीकल्चर पर एक्स्ट्रा फोकस हम लोग को देना पड़ेगा, वरना चीजें सुधरने वाली नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग और इंप्लॉयमेंट इंसेंटिव में हम लोग पीएलआई निकाल के लेकर आ रहे हैं, इसका भी पॉजिटिव देखने को मिला। ठीक है, ट्रेड जो स्ट्रेटजी हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर चाइना में डिक्लाइन हुआ है, तो भाई इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम में बढ़ा है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड पॉलिसीज एक्सपोर्ट को लेकर हम लोगों ने काम किया है, ट्रेड फैसिलिटेशन के साथ में यूरोपियन कंट्री के साथ में हम लोगों ने काम किया है, तो यहाँ से पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं हमारे देश के अंदर में। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये चीजें यहाँ से बढ़ रही है। तो ट्रेड को लेकर प्लान कर रहे हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर भी बात चल रही है। वो सारी चीजें आने वाले टाइम में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसको एक्सपेक्टेशन लगाते हुए लगाया जा रहा है कि इंडिया में चीजें आगे बढ़ेगी। तो वो मूवीज आप लोग देखना, अगर आप लोगों ने देखी है, तो एग्रीकल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर में हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर हम लोग चीजों को ढंग से लेकर चलना चाहते हैं। तो ऐसी मूवी देखा करो। उस मूवी में सबसे प्यारी बात जो मुझे पर्सनली लगी, वो ये लगी कि उसने एंडिंग में किसान का मुद्दा उठा दिया चलते चलते। एजुकेशन को तो उन्होंने उठाया कि भाई एजुकेशन को कैसे लेकर चलना चाहिए, साथ ही साथ में किसान का भी मुद्दा उन्होंने उठाया उसके अंदर में। ठीक है, तो मूवीज बड़ी शानदार है, ऐसी ऐसी मूवी देखा करो। वर्क प्लेस पर अगर वुमेन को सेफ बनाना है, तो अभी वेस्ट बंगाल के लिए कानून लेकर आया गया, मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड, ये वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल। इसको लेकर डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो गया समाज के अंदर में बड़ी ही तगड़े तरीके से। कैसे तगड़े तरीके से? कई सारे लोग कह रहे हैं अगर 10 दिन में किसी इंसान को आप लोग फांसी दे दोगे, तो इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक साइड में है, और दूसरा आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इंसान जो है, यहाँ पर कई सारे देश ऐसे हैं जो कि आज की डेट में इस चीज को नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पर इंसानों को ये माना था कि जब हमको किसी की जान लेने का देने का हक नहीं है, हम लोग जान नहीं दे पाते, तो जान ले कैसे सकते हैं? तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा गया है। तो डेथ पेनल्टी को बताया गया है अभी इनके द्वारा फटाफट उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। रेप, इंडिविजुअल रेप, क्रिमिनल, कई सारे केसेस हैं, मैंने डिस्कस भी आप लोगों से किया था। ये सारी वही चीजें इनके द्वारा रिपीट की जा रही है। तो कैसे स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, कैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन को यहाँ पर लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर फटाफट सबसे बड़ी बात है, हम लोग भूल जाते हैं कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं लैक करती है इस मुद्दे के अंदर में। उसको भी हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि जुडिशरी भी फटाफट केसेस को लेकर चले। यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट इसको असेंट दे पाएंगे, जैसे अभी पहले वाले कानून के बारे में मैंने डिस्कस किया? क्यों? क्योंकि इसमें भी यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून है, उसके साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो समझेंगे कि क्या उसके हिसाब से चीजें चल पाएंगी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का अभी देखने को मिलेगा। डिटरेंस क्रिएट करने वाली बात है कि डर करना है ऐसे लोगों के माइंड में, क्या वो डर क्रिएट कर पाएंगे? तो सोशल और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या रहेंगे इसकी देखने वाली बात यहाँ पर ये। जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में आप लोग जरूर याद रखना, इसने डेथ पेनल्टी अगर बोली थी, यहाँ पर हम लोग को लेकर चलनी है। वो रेयरेस्ट एंड रेयरेस्ट केस में बोली थी, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में, ऐसा नहीं कि बड़ी फ्रिक्वेंटली आप लोग किसी को भी डेथ पेनल्टी दे दोगे। तो कैसे होगा यहाँ पर देखने की बात है। तो सेफ्टी और रिफॉर्म जो है वो काफी जरूरी है। वुमेन अगर हमारे देश में सेफ फील नहीं करी है, तो 50% पॉपुलेशन सेफ नहीं है, तो क्या हम लोग इस चीज को लेकर तैयार हैं? तो ये चीजें समझने वाली है, तो इसके ऊपर में काम करना जरूरी है। ठीक है, बाकी अंडमान निकोबार वाला आर्टिकल मैंने कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। 2 ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर, उनका नाम आप लोग बताइए। यहाँ पर किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या इकोनॉमी और डेवलपमेंट को साथ में लेकर चला जा सकता है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को, तो ये समझना पड़ेगा। तो उसी के रिलेटेड मुद्दा है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया, तो हल्का सा उसको रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा। पीडीएफ सारी आप लोगों को मिली जाती है, तो उसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नाम भी दिया है आप लोगों के सामने। अच्छा, एक बात और छोटी सी आप लोगों के लिए यहाँ पर, आज जो है टीचर्स डे है, तो कई सारे बच्चे बोले सर थोड़ा सा डिस्काउंट प्रोवाइड करा देना। तो ऑलरेडी आप लोगों को वैसे रहता है यहाँ पर, तो SLV20 आप लोग इस्तेमाल कर लेना। जो भी क्लासेस आप लोग लोगे आज की डेट में, तो उसमें SLV20 कोड यूज कर लेना। तो टीचर्स डे पर आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रियलिटी में आप लोग सीरियसली लेकर चलना चाहते हैं। तो यूपीएससी की क्लासेस है यहाँ पर, स्टेट पीसीएस की क्लासेस है, पर लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि अगर ज्वाइन करते हो तो लेक्चर सिस्टमेटिक वे में देखा करो एटलीस्ट। क्योंकि फायदा नहीं है कि ज्वाइन करने के बाद में छोड़ देते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग ऐसे ही करते हो, ज्वाइन करने के बाद में नहीं यूज करते हो। तो क्यों यार ऐसा कर रहे हो? तो ऐसे तो ज्वाइन ही मत करो, अगर कर लियो तो एटलीस्ट कम से कम कंटिन्यू करो। ऐसा लगता है कि बस हाँ डोनेट करने आए हो मंदिर में पैसा, ठीक है, ऐसा मत किया करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे देखते भी है, दिखते भी हैं, पर लेकिन मैक्सिमम वो काम नहीं करते। और ये ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने देखा है
जब मैं क्लास में जाया करता था, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में पूरी क्लास भरी रहती है। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर 1 महीने बाद पीछे की 1 लाइन गायब हो गई, 2 महीने बाद 2 लाइन गायब हो गई और एंडिंग में आते-आते आगे की 3-4 लाइन बच जाती है। पूरा क्लास खाली होने लगता है। तो ये हर एक इंसान की टेंडेंसी है कि स्टार्टिंग में जोश रहेगा, यार इस एग्जाम निकाल देंगे, फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, पर एंडिंग तक आते-आते कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसा मत करिए। सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को लेकर चलिए, अच्छे से प्रिपेयर करके, ताकि चीज़ों को अच्छे से डील कर सकें।